ओके, नाउ पे अटेंशन। सबसे पहले तो जो हम चैप्टर अभी कर रहे हैं दैट इज सप्लाई एनालिसिस इकोनॉमिक्स का, एक ऐसा चैप्टर जो 10 मार्क का वेटेज रखता है पेपर में। और इसका एक स्ट्रेटेजिकल आपको पहले तो मैं ओवरव्यू दे दूं कि चैप्टर क्या है, कैसे चलेगा करके। जस्ट मिनट। यस, ओके, सी, ये आपका एग्जाम में 10 मार्क को जो भी क्वेश्चन आएगा बेटा यही से आएगा करके। इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आपको चाहिए सर हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दीजिए चैप्टर नंबर नो कि 4 के सप्लाई एनालिसिस का कि 10 मार्क हमको इकोनॉमिक्स में क्या आएगा, क्योंकि बहुत बच्चों को अलग अलग टेंशन है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कि सर 10 मार्क्स का वेटेज तो है बट क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या आ सकता है क्या नहीं आ सकता, या हमसे वो लर्न होगा क्या, बिना देखे लिखते आएगा क्या। सारे सवालों के जवाब आपको इस चार्ट में मिल जाएंगे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो या कोई भी क्वेश्चन हो, 10 मार्क को इंस्टीट्यूट आपका बोर्ड इससे बाहर तो कोई क्वेश्चन नहीं डालने वाला। अब बात करते वो चीज क्या है सर। सबसे पहला इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है जिसमें उन्होंने ये बताया है कि सप्लाई को अगर लर्न करना है तो पहले उसे समझना पड़ेगा कि किसके पॉइंट ऑफ व्यू से लर्न करना है। हमारा इकोनॉमिक्स माइक्रो के पहले जो 5 चैप्टर है वो दो लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से बने हैं। सबसे पहला कंज्यूमर का पॉइंट ऑफ व्यू, जिसमें आपके चैप्टर आए एक यूटिलिटी कि कंज्यूमर का जैसे जैसे कंज्यूमर को ज्यादा चीजें मिलती जाएगी वैसे उसका सेटिस्फेक्शन क्या होते जाएगा, कम कम होते जाएगा। लॉ ऑफ डीएम होता है, आपने ऑलरेडी सीखा हुआ है। ठीक है, फिर आपने डिमांड देखा कि जितना प्राइस ज्यादा होगा उतना कंज्यूमर क्या करेगा, कम बाय करेगा। और ये लॉजिकल है, हम लोग वैसे ही बिहेव करेंगे कि अगर बहुत ज्यादा प्राइस है हम वेट करेंगे प्राइस कम होने का। और उसके कुछ एक्सेप्शन है, बहुत ज्यादा रिच पीपल जो शो ऑफ के लिए ज्यादा प्राइस पे ज्यादा खरीदेंगे, वो भी कवर किया था डिमांड में। और टुगेदर कंज्यूमर का बिहेवियर बताया, फिर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताया। तो ये जो 3 यूनिट थे वो किसके एंगल से बताए थे, कंज्यूमर के। अब जब सप्लाई पढ़ोगे, क्योंकि आपको अंदर लिखना है और लिखते वक्त आपको ना वो पॉइंट ऑफ व्यू बहुत जरूरी है कि लिखते वक्त आपका लैंग्वेज कैसे बाहर आएगा। बच्चे कंसेप्ट को नहीं समझते, सीधा का सीधा चले जाते हैं सर बिना कुछ समझे लिखने के लिए। लेकिन आपको ये पॉइंट ऑफ व्यू बहुत क्लियर करना पड़ेगा कि सप्लाई में हम किसके एंगल से जो भी बातें देखेंगे वो सेलर के एंगल से, कि सेलर क्या सोचता है। रिवीजन अगर है तो आपको ये पता है कि सप्लाई इस चैप्टर में प्राइस और सप्लाई का कौन सा रिलेशनशिप बोला गया है, डायरेक्ट रिलेशनशिप। कि जब प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई भी बढ़ता है। बढ़ता है मतलब सप्लायर सप्लाई करता है ज्यादा। लॉजिकल है, क्यों कर, कोई सप्लायर को सिंपल सी बात है कि जितना ज्यादा प्राइस रहेगा वो चाहता है कि उतना ज्यादा प्रॉफिट उसको मिलेगा, तो सेल ज्यादा करेगा, सप्लाई ज्यादा करेगा। एंड दैट्स व्हाई इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर प्राइस और सप्लाई का रिलेशनशिप क्या है रटने की कोई जरूरत नहीं सर। इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा चैप्टर है, अगर आपको उसकी भावनाएं समझ गई तो आप लिख सकते हो। अगर आपको उसका तर्क से नहीं समझा, पढ़ने बैठे हो तो सब बाउंसर ही जाएगा, क्योंकि वो लैंग्वेज आप पढ़ोगे और सीधा ऊपर से जाएगी, क्योंकि आपको मर्म ही नहीं समझ रहे कि वो चीज है क्या। तो पॉइंट ऑफ व्यू को समझे सर। अगर मैं आपको बताऊं कि सेलर का पॉइंट ऑफ व्यू है, इस चैप्टर में क्या क्या सवाल आएंगे। इंट्रोडक्शन से तो कभी सवाल आते नहीं, जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया वही इंट्रोडक्शन में होता है कि सप्लाई ये चैप्टर किसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा देखा जाएगा। सप्लायर का इस पूरे चैप्टर में किस रिलेशन की बात की है, प्राइस एंड सप्लाई की, इसमें लॉ ऑफ सप्लाई। एनीवेज अब देखते हैं सर, कुछ तो कंसेप्ट दिया है। ये सवाल यहां से 2 मार्क्स के लिए सवाल बनेगा कि टोटल आउटपुट क्या होता है, स्टॉक क्या होता है, सप्लाई क्या होगा एंड डेफिनेशन ऑफ सप्लाई। यहां से अगर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा तो 2 मार्क्स के लिए सवाल आ सकता है। अगर मैं बिना पढ़े समझाने की कोशिश करूं इस पूरे चार्ट को तो प्लीज ध्यान दीजिएगा। व्हाट इज टोटल आउटपुट। अगर ये फार्म है और इस फार्म में मैंने 1000 क्विंटल गेहूं लगाए हैं जो इस फार्म में प्रोड्यूस हुए, तो ये मेरा टोटल आउटपुट हो गया। इस 1000 क्विंटल में से मैं 500 क्विंटल एक जो सेलर है वो बेचने के लिए अपने घर पे लेके जाता है 500 क्विंटल। तो ये 500 क्विंटल उसने अपने गोडाउन में रख दिया, तो ये क्या हो गया सर, स्टॉक। और इस 500 केजी में से उसने 300 केजी अपने दुकान में लेके आया सेल करने के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, सप्लाई, रेडी टू सेल। ऐसे वाली बात मैं पढ़ा के बता भी दूंगा। छोटे छोटे कंसेप्ट है जो 2-2 मार्क्स के लिए आएगा। टोटल आउटपुट क्या होता है, स्टॉक क्या है, सप्लाई क्या है। फिर आप नो ये डिफरेंस पढ़ते हो स्टॉक और सप्लाई का। स्टॉक इज स्टैटिक कंसेप्ट, सप्लाई इज फ्लो कंसेप्ट, है ना। ऐसे ऐसे कि स्टॉक कैन नेवर बी एक्सीड क्या,
मतलब ये सप्लाई कैन नेवर बी एक्सीड व्हाट स्टॉक, बट स्टॉक कैन बी एक्सीड व्हाट सप्लाई। सिंपल सी बात, ये समझो। क्यों? क्योंकि जब आपको लॉजिकली लेकिन अपने आप रटना पड़ेगा नहीं, वो अपने आप याद रह जाएगा। सप्लाई शेड्यूल की बात की, वो वैसे ही जैसे हमने डिमांड शेड्यूल पढ़ा था। इसमें आपको क्या देंगे पता है? सप्लाई शेड्यूल में चलो दो क्वेश्चन आ सकते हैं। एक तो इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल, नहीं तो क्या बेटा? मार्केट सप्लाई शेड्यूल। इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल में क्या करेंगे वो लोग पता है? आपको एक ऐसा टेबल देंगे, टेबल में एक तरफ रखेंगे प्राइस और एक तरफ क्या रखेंगे? क्वांटिटी सप्लाई। और ये क्योंकि डायरेक्ट रिलेशनशिप है तो प्राइस क्या रखेंगे? 1 2 3 4 5। सपोज प्राइस इंक्रीज हो रही है तो सप्लाई भी क्या कर देंगे? इंक्रीज कर देंगे। 10 20 30 40 50। ये हो गया तुम्हारा इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। इसी को अगर कर्व में देना होगा तो ये लोग क्या करेंगे? ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस। यहां पे दे देंगे प्राइस, यहां पे दे देंगे क्वांटिटी सप्लाई। ये हो गया प्राइस 1 2 3 4 एंड 5। बिना में मतलब नो कि टेक्स्ट बुक रीड कर रहे हैं, आपको बता रहा हूं तो क्या है। और ये सप्लाई हो जाएगा 10 20 30 एंड सो ऑन 50 तक। और कुछ नहीं करना आपको, बस एक ऐसा लाइन ड्रॉ कर देना है। तो ये कौन सा मूवमेंट हो गया सप्लाई में? अपवर्ड मूवमेंट हो गया। ये इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल का आपने क्या मतलब एक शेड्यूल भी बना दिया और उसका क्या बना दिया बेटा? ग्राफ। तो सर मार्केट सप्लाई क्या था? कुछ नहीं था, ऐसे ही था सर कि ये मार्केट सप्लाई थोड़ा बड़ा शेड्यूल बन गया। एक कॉलम दिया था प्राइस एज यूजुअल, दूसरा कॉलम था क्वांटिटी सप्लाइड का, लेकिन सप्लायर था ए बी और सी। प्राइस क्या हुआ सर? वैसे ही गया 1 2 3 4। सपोज इतना प्राइस बढ़ रहा है, ए ने सप्लाई किया 10 20 30 40, इसने किया 20 30 40 50, यहाँ पे 30 40 50 60। सिर्फ ऊपर ध्यान रखना कि 10 20 30 लेके आना, एक अमाउंट ज्यादा चालू करना है नेक्स्ट वन से। तो आप टोटल सप्लाई क्या करते हो? यहाँ पे एक आपका लैंग्वेज है, विच टोटल बेटा? हॉरिजॉन्टल एडिशन, हॉरिजॉन्टल टोटल। हॉरिजॉन्टल मतलब ये वाला ऐसा, वर्टिकल मतलब जो ऐसा रहेगा, हॉरिजॉन्टल मतलब जो आड़वा है। अगर मैं बात करूं तो 10 प्लस 20 प्लस 30 कितना हो गया टोटल सप्लाई मालिक? 60। फिर 20 प्लस 30 प्लस 40 कितना हो गया सप्लाई? 90। फिर 30 प्लस 40 प्लस 50 कितना हो गया? 120। 40 प्लस 50 प्लस 60 कितना हो गया? 150। तो आप देखो ये आपका कौन सा सप्लाई हो गया बेटा? टोटल मतलब मार्केट सप्लाई। डन। योर विच शेड्यूल? मार्केट सप्लाई शेड्यूल। कुछ नहीं था, मैं इस कंसेप्ट की बात कर रहा हूं। मैं बहुत ज्यादा चीजें मतलब ज्यादा नहीं, मुझे सिर्फ चार्ट एक बार आपको बता देना है, फिर टेक्स्ट बुक पे जाएंगे, फिर रीड करेंगे और खत्म कर देंगे चीजों। 10 मार्क्स आपको कोई कह दे कि इसके बाहर का आएगा, पॉसिबल नहीं है। इसमें से 10 मार्क का आएगा, गारंटीड आएगा। तो आपको 10 में से 10 चाहिए तो इकोनॉमिक्स में मैंने कहा था पेपर कौन से तारीख को? इकोनॉमिक्स था। मतलब अगर मैं कॉमर्स के 13 तारीख को अगर पेपर है तो 2 दिन आपको छुट्टी है 10 तारीख के पेपर के बाद, मतलब अकाउंट्स के पेपर के बाद। और ये 2 घंटे का चैप्टर नहीं लर्न करने को। मैंने बता दिया देखो सप्लाई तक तो चीजें बिल्कुल मैनेजेबल थी, कोई दिक्कत थी ही नहीं। ये सुनो, चीजों को थोड़ा समझिए मालिक। और यहाँ पे देखो कुछ नहीं है तो मैंने मेरे मन से किया, सर हम ऐसे लिखेंगे तो चलेगा क्या? ऐसा सवाल रहता है या हमें टेक्स्ट बुक का ही नंबर लिखना पड़ेगा? इट इज नॉट नेसेसरी कि आप टेक्स्ट बुक के ही नंबर लिखो। जैसे मैंने शेड्यूल बढ़ाया, प्राइस इंक्रीज हो रहा है, सप्लाई इंक्रीज हो रहा है, रैंडमली मैंने टोटल ले लिया। हाँ, लेकिन ये याद करो कि रिलेशन मैच होना चाहिए। जैसे जैसे आपका प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे आपका सप्लाई भी क्या होना चाहिए बेटा? टोटल बढ़ना ही चाहिए। और इसको मैं ग्राफ में कैसे प्रेजेंट कर सकता हूं? वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, यहाँ पे रहेगा प्राइस, यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाई। प्राइस तो वैसे ही है 1 2 3 4 और क्या बेटा? 5। सप्लाई में क्या लिखेंगे नीचे जरा बताना मुझे, कौन सा नंबर लिखो? 10 20 30। और बच्चे इधर ही प्रॉब्लम है, इधर ही प्रॉब्लम होता है। सर सिंपल सी बात है, सीधा एक काम करना, 60 90 120 150 दैट्स ऑल, और एक लाइन लगा देना सर, वही रहेगा। सप्लाई का कर्व चेंज नहीं हुआ। इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल में भी कैसे जा रहा था? अपवर्ड। और मार्केट सप्लाई में भी कैसे जा रहा है? अपवर्ड। दैट्स इट। और इसका एक्सप्लेनेशन आ जाता है सर। एक्सप्लेनेशन क्या है? इन अबो डायग्राम या अबो शेड्यूल, when price 1 rupees market supply was 60, when price is 2 rupees supply is 90, and when price is 4 rupees supply is 150. So we can see there is which relationship? Direct relationship between what? Price and supply. When price raise supply also raise, and when price fall supply also falls. That's it. हो गया तुम्हारा शेड्यूल का डिस्कशन। मार्क्स मिलेंगे पूरे।
और सर ग्राफ में क्या लिखेंगे, ग्राफ में लिखना ऑन वाई एक्सिस तुमने क्या बनाया हुआ है, वाई एक्सिस पे क्या है, प्राइस। ऑन एक्स एक्सिस क्या दिया हुआ है, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी सप्लाई। और तुम बता देना कि ये इसको नाम दे देना एस एस डैश, ये कौन सा कर्व है, सप्लाई कर्व है। और बोल देना कि जब प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ रहा है, देयर इज अ विच स्लोप सर, अपवर्ड स्लोप फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मतलब खत्म हो गया सर, डाउनवर्ड नहीं, सप्लाई तो कौन सा स्लोप रहेगा, अपवर्ड स्लोप रहेगा करके, दैट्स ऑल। कुछ नहीं सर, मतलब डिस्कशन का मुद्दा क्या था कि यहां तक तो चैप्टर तुम्हारा मैनेजेबल है, फिर ये क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई इंपॉर्टेंट। क्यों आईएमपी क्वेश्चन है सर, क्योंकि जो डिटर्मिनेंट्स है वही तुम्हारे लॉ ऑफ सप्लाई के क्या बन जाएंगे बेटा, असम्पशंस बन जाएंगे। सिर्फ डिटर्मिनेंट्स के आगे, वो डिमांड हो या सप्लाई हो, क्या वर्ड लगाना है डिटर्मिनेंट्स के आगे, नो चेंज, नो चेंज, या तो क्या, कांस्टेंट। ये दो शब्द लगाओ, तुम्हारी बातें क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी, इसमें कोई टेंशन नहीं रहेगा। डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई और डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, ये दो क्वेश्चन करोगे तो आपका सीधा सीधा असम्पशंस लर्न हो जाते हैं। बच्चे डबल मेहनत करते हैं, कोई जरूरत नहीं है। इसके आगे सिंपल सा एक वर्ड लगाने का, क्या, डिटर्मिनेंट्स कर लो, नो चेंज लगा लो, विषय खत्म। ठीक है सर, क्या लॉ ऑफ सप्लाई का इंट्रो में क्या रहता है सर, इंट्रो में वही चीज रहता है कि लॉ किसने दिया, किसने दिया है, अल्फ्रेड मार्शल। अच्छा, स्टेटमेंट में क्या रहता, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल या कांस्टेंट, when price raise supply also raise, when price fall supply also falls, there is which relationship, direct relationship between price and supply, वही फेंक रहे हो सर। अच्छा सर, शेड्यूल में क्या रहता है, यही रहता है, ये जो निकाला ना इंडिविजुअल तुमने, यही तुम्हारा है शेड्यूल। ग्राफ क्या है सर, यही है तुम्हारा ग्राफ। और सर फिर क्या रह जाता है, असम्पशन। और फिर क्या रह जाते हैं, एक्सेप्शंस। एक्सेप्शन अच्छे से लर्न करना, असम्पशन तो मैं बताऊंगा, मैं सिर्फ ये दिखा रहा हूं कि चीजें पढ़ते कैसे है। आप लोगों के सामने अगर कोई ब्रेन मैपिंग नहीं है तो आप लोगों को यही नहीं कॉन्फिडेंस है हर सब्जेक्ट के बारे में, ओसी हो, एसपी हो या अकाउंट्स हो, चीजों को समझो। यहां से एक सवाल तो आ जाएगा, क्या, लॉ ऑफ सप्लाई का। नाउ आवाज नहीं चाहिए। नाउ यहां पे एक है क्या, वेरिएशन इन सप्लाई, जो हो सकता है आईएमपी क्वेश्चन, क्योंकि लास्ट टाइम आ गया था वेरिएशन इन डिमांड वाला, मतलब वेरिएशन और चेंज इन डिमांड, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन, कभी नहीं आता वो क्वेश्चन। लास्ट टाइम बोर्ड एग्जाम में डिमांड से उछल के आया था, तो यहां से तो इस बार मैं आपको समझा दूंगा क्या है। फिर क्या है सर, वेरिएशन, और उसके बाद क्या, चेंज। मैंने ऑलरेडी बताया, वेरिएशन में हमेशा जब सप्लाई बढ़ता है तो उसे क्या कहते हैं, एक्सपांशन, और वेरिएशन में सप्लाई कम होता है तो उसे क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्शन। चेंज इन सप्लाई, 2 मार्क्स का कंसेप्ट आएगा। चेंज में जब सप्लाई बढ़ेगा तो उसे क्या कहा जाएगा, इंक्रीज, और चेंज में जब सप्लाई कम होगा तो उसे क्या कहा जाएगा, डिक्रीज। बोलोगे क्या मजाक है सर, थोड़ा एक बार बता देते हो क्या, हाँ थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिए। ये रहे डिटर्मिनेंट्स। सप्लाई किसकी वजह से चेंज होता है, तो सबसे पहला डिटर्मिनेंट्स क्या है बेटा, सप्लाई का, प्राइस। जब प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई क्या होगा, बढ़ेगा। जब प्राइस कम होगा तो सप्लाई क्या होगा, कम होगा। तो वन ऑफ द डिटर्मिनेंट्स क्या है बेटा, प्राइस। दूसरा डिटर्मिनेंट्स क्या है, टेक्नोलॉजी। कि टेक्नोलॉजी जितना बढ़ेगा, मुझे बताओ, लर्न करने से पहले अंदर का लिखने को बच्चों को प्रॉब्लम आता है। तुम सप्लायर हो, सेलर हो, पहले 100 लोग तुम्हारे यहाँ पे काम करने को आते थे, अब क्योंकि टेक्नोलॉजी आ गई, मशीन आ गया, अब 2 लोग 100 लोगों का काम कर रहे हैं। एज अ सप्लायर फायदा है कि नुकसान, फायदा है। सप्लाई बढ़ेगा कि कम होगा, तो जितना तुम्हारा टेक्नोलॉजी एडवांस उतना सप्लाई क्या, इंक्रीज होगा, और जितना टेक्नोलॉजी बकवास उतना सप्लाई क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। ये है क्या सर, टेक्नोलॉजी वाला। फिर क्या है सर, एक और एक असम्पशन था, क्या, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। व्हाट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सर, अब ध्यान से सुनिएगा सर, क्या मैं बता रहा हूं इस चीज को समझो तो ही समझेगा। व्हाट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये कैलकुलेटर में बेचता हूं, राइट। ये कैलकुलेटर का प्लास्टिक, ये बटन्स, ये सब चीजें मुझे मार्केट से लाने को 100 रुपए में पड़ती है, तो मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बनाने का खर्चा कितना आ रहा है मुझे, 100। तो जितना कॉस्ट, और मैं इसे बेच रहा हूं सपोज 120 में, कल जाके मार्केट में जीएसटी लग गया, बहुत सारे टैक्सेस आए, यही चीज मेरे को 150 में बन गई, तो मुझे बताओ प्राइस, बट ऑब्वियस अगर कॉस्ट बढ़ गया तो मैं अभी 120 में बेच सकता हूँ क्या, मुझे कितने में बेचना पड़ेगा, 150 से ज्यादा। सपोज 10 ही रुपया कमाऊंगा, मैं कितने में बेचूंगा, 160 में। तो मेरे दोस्तों,
अगर कॉस्ट बढ़ा तो क्या प्राइस भी बढ़ा? और अगर तुम लोग देखो अभी इस चीज को ध्यान से देखना, जब कॉस्ट बढ़ेगा सप्लायर का इस एंगल से, यहाँ पे तो 20 रुपया प्रॉफिट कमा रहा था, यहाँ पे कितना प्रॉफिट कमा रहा है? तो प्रॉफिट बढ़ा कि कम हुआ? तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब बढ़ता है तो प्रॉफिट बढ़ता है कि कम होता है? कम। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा तो सप्लाई क्या होगा? कम, क्योंकि उसका प्रॉफिट क्या हो रहा है? कम। इस चीज को समझिए मालिक। तुमको अगर ऐसा सवाल आ गया ना बोर्ड एग्जाम में कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और सप्लाई का कौन सा रिलेशनशिप है, तो इनवर्स। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा तो सप्लायर को ऐसे भी नुकसान है, मार्केट में भाई उसके इनपुट का प्राइस बढ़ रहा तो सप्लाई क्या कर देगा? कम। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा तो सप्लाई क्या होगा? ज्यादा। बट मेरा ये कहने का मुद्दा ही नहीं था सर, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा था। अभी अभी आपने 3 डिटर्मिनेंट्स देखे। पहला कौन सा डिटर्मिनेंट था बताइए? प्राइस। दूसरा कौन सा डिटर्मिनेंट था? टेक्नोलॉजी। और तीसरा कौन सा डिटर्मिनेंट था? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। आगे और भी हो गए सर, ट्रांसपोर्टेशन एक डिटर्मिनेंट है, ठीक है। उसके बाद बहुत सारी, अगर ट्रांसपोर्टेशन बहुत खराब है तो कैसे प्राइस रहेगा, सब चीजें डिस्कस होगी। लेकिन मुद्दा क्या है? और एक है टैक्सेशन, गवर्नमेंट पॉलिसी, ये एक डिटर्मिनेंट है। बहुत सारे विषय है, लेकिन मुझे एक चीज बताइए, डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई एक है या एक से ज्यादा है? वापस सवाल पूछ रहा हूं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई एक है या एक से ज्यादा है? एक से ज्यादा है। सर आपने प्राइस देखा और क्या देखा बोलो? एवरीबॉडी, प्राइस देखा, टेक्नोलॉजी देखा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देखा, टैक्सेशन पॉलिसी, बहुत सारे डिटर्मिनेंट्स है सर और मैडम। नाउ पे अटेंशन सर, ये जो कंसेप्ट है ना वेरिएशन और चेंज, ये 1 मिनट में आपको समझ जाएगा। सिर्फ और सिर्फ अगर आपका सप्लाई किसकी वजह से चेंज हुआ? प्राइस में चेंज होने की वजह से चेंज हुआ, तो उसे क्या कहते हैं? वेरिएशन इन सप्लाई। 2 मार्क्स का सवाल है, साल भर पढ़ाई नहीं की, 1 महीना है सर, सारे पाप धुल जाएंगे अगर आपने अभी ध्यान दिया तो। मालिक नींद वींद को साइड में करो, एक बार पूछो, सवाल आएगा 2 मार्क्स का, वेरिएशन इन सप्लाई। व्हाट डू मीन बाय वेरिएशन इन सप्लाई? देयर आर सो मेनी डिटर्मिनेंट्स, बट सबसे इंपॉर्टेंट क्या? प्राइस। अगर प्राइस में चेंज होने की वजह से सप्लाई अगर बढ़ा तो उसे मैं क्या कहूंगा? एक्सपांशन। प्राइस में चेंज होने की वजह से सप्लाई अगर कम हुआ तो उसे क्या कहूंगा? कॉन्ट्रैक्शन। और उस कंसेप्ट को क्या कहते हैं? वेरिएशन इन सप्लाई। लेकिन आपका टेक्नोलॉजी बढ़ा और सप्लाई बढ़ गया तो उसे क्या कहेंगे? चेंज इन सप्लाई। और बढ़ा तो क्या होगा? इंक्रीज। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा, सप्लाई कम हो गया तो उसे क्या कहेंगे? डिक्रीज। तो अदर देन प्राइस जितने भी डिटर्मिनेंट्स है उसकी वजह से सप्लाई में चेंज हुआ तो उसे क्या कहा जाता है? चेंज इन सप्लाई। क्या मैं यहां तक क्लियर होगा? बहुत शॉर्ट में बता, अभी तो पढ़ के बाद में करेंगे। छोटा सा सवाल, व्हाट डू यू मीन बाय चेंज इन सप्लाई? अदर देन प्राइस, जो डिटर्मिनेंट्स है उसकी वजह से सप्लाई में जो बदलाव आते हैं उसे क्या कहते हैं? चेंज इन सप्लाई। अगर मतलब सप्लाई बढ़ा तो क्या कहेंगे? इंक्रीज। कम हुआ तो डिक्रीज। और यहाँ पे सप्लाई कर्व क्या होगा? एक शब्द है जो बाद में मैं बताऊंगा। सप्लाई कर्व क्या होगा? शिफ्ट होगा, जो इधर शिफ्ट नहीं होता वेरिएशन। एनीवेज लास्ट कंसेप्ट आता है इसका, कॉस्ट एंड व्हाट? रेवेन्यू कंसेप्ट। और ये खत्म होके आपका चैप्टर डन हो जाएगा। मतलब कितना एफर्ट्स लेना है? 10 मिनट 10 मार्क के लिए आपको इतना पूरा चार्ट है, सवाल आपको इसी के अंदर से दिखेगा, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। वो तो वेरिएशन चेंज मैंने 2 कंसेप्ट कर दिए जो ऑलरेडी आपके टेक्स्ट बुक में भी दिए हैं। तो अब ध्यान से, ये पूरा चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा और आपके जेब में 10 मार्क्स आ जाएंगे। सबसे पहला मैं रिवर्स शुरू करता हूं कॉस्ट कंसेप्ट से, क्योंकि यही कंसेप्ट ऐसा है जिसमें टाइम देने की जरूरत है, बाकी तो कोई मुझे नहीं लगता दिक्कत होगी। So now pay attention everybody। ऐसे समझो कि ये वाला कंसेप्ट तुम्हारे पेपर में ही आएगा और तुम लोगों को वो लिखना पड़ेगा करके। व्हाट इज कॉस्ट? चलो बताओ तो, कॉस्ट क्या रहता है? सब ब्लर दिखा है बट ठीक है। व्हाट इज कॉस्ट? पहले बताता हूं। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू व्हाट? सेलिंग प्राइस। मतलब मेरे घर में मुझे मार्कर, सपोज ये पेन मुझे 15 रुपए में पड़ रहा है
मुझे लगता है मैंने 3 रुपया प्रॉफिट कमाना चाहिए, तो मैं कितने में बेचूंगा मार्केट में इसे? 18 रुपए में। सिंपल सी बात थी। तो मैंने 3 रुपए का प्रॉफिट लगाया, लेकिन मुझे तो ये कितने में पड़ा सर घर में? 15 रुपए। मेरा कॉस्ट कितना हो गया? 15। अब आपने फॉर्म्स ऑफ मार्केट देखा है, कंपटीशन भी देखा है मालिक। मार्केट में ऐसी बात है कि कंपटीशन इतना तगड़ा है सर कि मैं अगर ये 19 रुपए में बेचूंगा तो मेरा कॉम्पिटिटर मेरे को खा जाएगा, मैं बेच ही नहीं सकता। अब टेंशन है, तो मेरे को किस पे फोकस करना पड़ेगा? कॉस्ट पे। तो मुझे क्या कम करना पड़ेगा? कॉस्ट। अगर ये कॉस्ट मैं 10 रुपया कर दूं और अभी भी प्रोडक्ट 18 रुपए में बेचूं तो कितना कमाऊंगा मैं? मेरा प्रॉफिट बढ़ गया। क्या कम करने से? कॉस्ट पे। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन को कहा जाता है कि प्राइस मत बढ़ाइए, आप अपना कॉस्ट क्या कीजिए? कम कीजिए। अपने आप क्या बढ़ जाएगा? प्रॉफिट। एनीवेज, कॉस्ट का अगर मुद्दा क्लियर है तो चलो देखते हैं कॉस्ट कंसेप्ट में क्या कहा है। सबसे इंपॉर्टेंट 3 कंसेप्ट है। एक क्या है बेटा? टोटल कॉस्ट। एक क्या है इसमें? टोटल फिक्स कॉस्ट। और कौन सा मालिक? एवरेज कॉस्ट करके ये वाला कंसेप्ट है। टोटल फिक्स कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, और बीच तीसरा क्या है? मार्जिनल कॉस्ट। टोटल, हाँ, वेरिएबल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट, और कौन सा हो जाएगा? मार्जिनल कॉस्ट। कंसेप्ट पढ़ाओ सच में आगे एवरीवन। ठीक है, अब मैं रीड करके पढ़ाता हूँ, सबका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। प्लीज पे अटेंशन। लगता है तो मैं ब्रेक दूंगा इस कंसेप्ट के बाद, लेकिन यहाँ तक ध्यान दीजिए सर प्लीज। नाउ पे अटेंशन। व्हाट इज कॉस्ट? When entrepreneur undertakes an act of production, he has to use various input like raw material, labor, capital, etc. He has to make what payments for such input. The expenditure incurred on this input is known as what Malik? Cost of production. पानीपुरी वाला जब पानीपुरी बेचता है, हम बोलते हैं कितना प्लेट बेचता है? 10 रुपए का एक प्लेट या 20 रुपए का एक प्लेट है। दिन भर में भाई 1000 अगर प्लेट बेच दे तो 20 इंटू 1000 कितने का बिजनेस कर लेता है? 20,000 का बिजनेस कर लेता है। बोलोगे अरे वाह सर कितना भारी है, सारी जिंदगी में इतना पढ़ाई, इतना टेंशन, टॉर्चर। एक काम करते पानीपुरी का गाड़ी डाल देते। किसने देखा क्या? 20,000 दिन का कमा रहे, 1000 प्लेट बेच रहे, तो 10 दिन का कितना? 2 लाख। महीने का कितना? 6 लाख। 6 लाख रुपए महीना। साल का कितना? नहीं रे, 72 लाख ना। बात जो भी है। तो सर अगर 72 लाख का पैकेज है, जिंदगी में यहाँ पे अपन क्यों घिस रहे? इतना लोड ले रहे, इतने पेपर है। मुद्दा ये नहीं है क्या वो 20 रुपया प्लेट बेच रहा है तो 20 रुपए में पूरा का पूरा प्रॉफिट है क्या उसका? नो सर, उसने वो पानी का, वो पूरी लाया रहेगा, बटाटा लाएगा, पानी कहाँ से लाया वो नहीं पता, लेकिन लाया क्या? अब मुद्दा ये है तो बटाटा कैसे अपने को नहीं पता, लेकिन है कुछ तो खर्चा लगा रहेगा मालिक। तो वो उसका जो इनपुट, सारी चीजें जो लाया, वो उसका जो पैसा है, प्राइस है, उससे क्या कहा जाता है? कॉस्ट। यही तक उनका कहना था। उन्होंने कहा एक होता है टोटल कॉस्ट। अब ये कंसेप्ट मैं ऐसे बताता हूं, ध्यान से समझिएगा कि व्हाट इज टोटल कॉस्ट। इतना ही मैं बताऊंगा और बाद में मैं थोड़ा सा आपको ब्रेक दूंगा 5 मिनट का, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए सर। एकेसीए को चलाने में कुछ बातों का ध्यान रख रहा हूं मैं। एकेसीए के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं। मुझे रेंट देना पड़ता है सपोज 50,000 प्लस, अगर ज्यादा बच्चा है तो ज्यादा फैन, ज्यादा लाइट और ज्यादा नोट्स देने पड़ेंगे। तो अगर मेरे क्लास में 100 एडमिशन होता है तो मेरा अप्रोक्सीमेट बजट है कि वो खर्चा हो जाता है सपोज 25,000 ईयरली, अगर 100 एडमिशन होते हैं तो। अगर वो 0 एडमिशन होता है तो ये खर्चा रहता है केस 2 में 2,500 रुपया, कुछ तो रहेगा लाइट बिल का, नॉमिनल लाइट बिल तो ऐसे भी आता है। वो अगर 200 एडमिशन होता है तो ये खर्चा कितना हो जाता है? 50,000। लेकिन जो लैंडलॉर्ड है वो क्या करता है, क्या नहीं करेगा सर? मेरा जो रेंट है वो बढ़ाएगा नहीं। तो रेंट हमेशा कितना रहेगा? 50,000 ही रहे, भले मेरे पास 100 बच्चे आए, 0 बच्चे आए, या कितने हो जाए सर? 200 बच्चे हो जाए। तो मेरे प्रोडक्शन से इस कॉस्ट का कोई लेना देना नहीं। कौन सी कॉस्ट का? रेंट का। तो ये कौन सा कॉस्ट हो जाएगा मालिक? फिक्स कॉस्ट। जो कॉस्ट कभी भी चेंज नहीं होती उसे कौन सा कॉस्ट कहा जाता है? फिक्स कॉस्ट कहा जाता है। लेकिन ये वाला जो कॉस्ट है 25,000, 2500 और 50,000, ये कैसे बदल रहा है? जैसे जैसे मेरा प्रोडक्शन बढ़ रहा है, कम हो रहा है, तो ये दूसरा वाला कॉस्ट बदल रहा है। तो इसको क्या कहते हैं? जो प्रोडक्शन के साथ कॉस्ट चेंज होता है उसे क्या कहा जाता है मालिक? वेरिएबल कॉस्ट कहा जाता है। सिंपल सी बात है मालिक, समझ रहा है क्या? ओके, अब मुझे बताना यहाँ पे इसका टोटल कॉस्ट कितना था? 75,000। यहाँ पे कितना हो गया? 52,500। यहाँ पे कितना हो गया?
1 लाख रुपए। तो आप तो कह रहे हो कि टोटल कॉस्ट कितना है 1 लाख, बट टोटल कॉस्ट 2 एलिमेंट से मिलकर बना है। कौन से 2 एलिमेंट मालिक? एक है आपका फिक्स कॉस्ट और एक है आपका वेरिएबल कॉस्ट। समझा क्या? और ये अगर समझा तो ये वाला चीज यहां पे देखिए और बहुत आराम से चीजों को समझिए। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस क्या दिया है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ये फॉर्मूला आपको समझ रहा है क्या? सर एकेसीए को 1 लाख खर्चा रखता है, रेंट तो कंप्लीट है, बच्चा आए या ना आए मुझे कितना देना है, 50,000 देना है तो देना है। वो कौन सा कॉस्ट हो जाएगा? इट इज फिक्स्ड कॉस्ट। लेकिन अगर ज्यादा एडमिशन हुए तो नोट्स का, लाइट बिल का ज्यादा खर्चा, कम एडमिशन हुए तो कम खर्चा, वो वेरी होगा, चेंज होगा, तो वो कौन सा हो जाएगा, वेरिएबल। लेकिन टोटल दोनों को मिला दो तो मेरा कौन सा कॉस्ट हो जाएगा, टोटल कॉस्ट करके। रिकॉर्डिंग हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आपके पास टेक्स्ट बुक है तो आप वो निकाल लीजिए फटाफट। चलो ऐसे भी आपको ब्रेक चाहिए था तो थोड़ा ब्रेक ले। ओके चलो, पे अटेंशन, हो गया इशू सॉल्व। नाउ सी टोटल कॉस्ट, 2 मिनट दे रहा हूं। टोटल कॉस्ट के मुझे सारे के सारे पॉइंट आने, मतलब आपको याद आना चाहिए, वही मेरा एक होता ना कि पर्पस है। जो भी बंदे को याद नहीं आएगा भाई समझ लेना कि लास्ट के 30 दिन आप लोगों की बहुत बच जाएंगे। और पेपर से आने के बाद जब आपके एग्जाम रिजल्ट में 90% दिखेंगे, जो मैजिक जो आपको भी भरोसा नहीं है, लेकिन हो सकता है क्योंकि यही सवाल है ना। मतलब आपको भी लगता है कि ऐसा नहीं होगा सर, लेकिन मतलब जादू चमत्कार होता है, और जिधर चमत्कार है उधर नमस्कार है मालिक, ध्यान दो, हो जाएगा आपको भी नमस्कार। पे अटेंशन, व्हाट इज टोटल कॉस्ट? पे अटेंशन, क्या है टोटल कॉस्ट? सबसे पहले टोटल कॉस्ट इज द टोटल एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय फर्म ऑन व्हाट, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रिक्वायर्ड फॉर डैश डैश, क्या रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये लैंग्वेज हम समझते हैं। देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कौन सा? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। इसे क्या कहते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और अगर हमें कुछ बनाना है तो ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कंपलसरी लगेंगे। बट सवाल ये है, व्हाट डू यू मीन बाय टोटल कॉस्ट? बताइए जरा, टोटल कॉस्ट क्या होता है सर? Total cost is the total expenditure incurred by what firm on the factors of production required किस चीज के लिए? For the production of goods and services. Total cost is the sum of the total fixed and what बेटा, total variable cost at the various level of output. Sum मतलब क्या? उन्होंने बोला एडिशन है। टोटल कॉस्ट किन दो चीजों का एडिशन है मालिक? पहला तो टोटल फिक्स कॉस्ट और दूसरा क्या? टोटल वेरिएबल कॉस्ट। 2 मार्क्स के लिए अगर सवाल है इतना तो लिखते आना ही चाहिए आपको। फिर आप टीसी इसका फुल फॉर्म लिखते हो, टोटल कॉस्ट, टीएफसी फुल फॉर्म टोटल फिक्स कॉस्ट, और टीवीसी फुल फॉर्म क्या? टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ये कुछ बड़ी बात नहीं थी, आपके ऐसे ही पॉइंट बढ़ जाएंगे करके। ओके, लेकिन अब आप एक्सप्लेन करोगे उसका 1 पॉइंट, क्या मालिक? टोटल फिक्स कॉस्ट। क्या है टोटल फिक्स कॉस्ट, जरा समझो। टोटल फिक्स कॉस्ट आर दोज एक्सपेंसेस ऑफ प्रोडक्शन विच आर इंकर्ड ऑन, क्या बेटा? फिक्स फैक्टर सच एज लैंड, उसके बाद क्या? मशीनरी एक्सेट्रा। कितना सिंपल था। व्हाट इज फिक्स कॉस्ट? ऐसा खर्चा जो कौन से फैक्टर पे किया गया है? फिक्स फैक्टर, दैट इज लैंड एंड मशीनरी। एंड व्हाट इज वेरिएबल कॉस्ट? Total variable cost are those expenses of production which are incurred on variable factors such as क्या? Labor, raw material, power, fuel, etc. खत्म हो गया सर। 2 मार्क्स का सवाल था। आपको सवाल आएगा पेपर में, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट सम है, एडिशन है। कौन से 2 चीजों का एडिशन है? टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है? टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू, मतलब टीसी इज इक्वल टू टीएफसी प्लस टीवीसी। तो टीसी का फुल फॉर्म लिख देना, क्या आ जाएगा टीसी का फुल फॉर्म? टोटल कॉस्ट। टीएफसी का टोटल फिक्स कॉस्ट और टीवीसी का टोटल। ये लिखने का तरीका है, अपने आप आपका आंसर बड़ा हो जाएगा। फिर आप बताओगे टोटल फिक्स कॉस्ट, एक्सपेंसेस इंकर्ड ऑन व्हाट? फिक्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फॉर एग्जांपल लैंड एंड मशीनरी, इट इज कॉल्ड टोटल फिक्स कॉस्ट। What is total variable cost? Expenses incurred on what? Variable factors of production. It is known as variable cost. Example क्या? Labor and what मालिक? Raw material. अब आपको अगर ये समझा है तो सबसे सिंपल है क्या? Average what? Average cost. What is average cost? उसका फॉर्मूला याद रखो, जब टोटल कॉस्ट को डिवाइड किया जाता है क्या? टोटल क्वांटिटी से, तो निकल के आता है व्हाट? एवरेज कॉस्ट। अब क्या बात हुई देखिएगा, आप लोगों ने 3 प्रोडक्ट खरीदे, ठीक है? एक प्रोडक्ट खरीदा 40 रुपीज का,
एक प्रोडक्ट खरीदा 80 रुपीज का और एक प्रोडक्ट खरीदा 30 रुपए का, तो आपको ये सवाल पूछा जाएगा कि आपको आपका एवरेज कॉस्ट क्या आया पर प्रोडक्ट, आपने टोटल कितना खर्चा किया बताइए तो। पक्का 150 खर्चा किया, तो आपको सवाल एक पूछा जाएगा कि आपने 3 प्रोडक्ट खरीदे, टोटल खर्चा तो ठीक है 150 रुपए, लेकिन एवरेज कॉस्ट क्या आई, पर यूनिट कितने में गिरा। तो आप क्या करोगे, कॉमन सेंस यूज करोगे, अरे 150 अगर मैंने खरीदा और कितने प्रोडक्ट खरीदे 3, तो मेरे को एवरेज कॉस्ट कितना गिरेगा 50 रुपया, तो एवरेज एक प्रोडक्ट कितने में गिर गया मेरे को 50 रुपीज में। तो आपने क्या फॉर्मूला किया, 150 जो टोटल आपने खर्चा किया था, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय 3 क्या खरीदा आपने, क्वांटिटी, हो गया प्रोडक्ट आपका ये फॉर्मूला। तो एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय व्हाट, टोटल क्वांटिटी, खत्म सर, कोई दिक्कत ही नहीं था, एकदम फालतूगिरी थी। सिर्फ आपने पढ़ा नहीं तो आपको डिफिकल्ट लग रहा, पढ़ लोगे तो आप बोलोगे सर सारी चीजें सिंपल थी करके। क्या सीन है, चलो व्हाट इज एवरेज कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट रेफर्स टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डैश डैश, ये इंपॉर्टेंट फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए आता है, कॉस्ट ऑफ व्हाट, प्रोडक्शन पर यूनिट। और बच्चे बोलते हैं ये कैसे लिखते, ये कैसे हो गया सर, व्हाट इज एवरेज कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, अच्छा आपके परसेंटेज आपको पूछा जाएगा कि 12th में कितने परसेंट मिले, सपोज 85% मिले, तो 85% क्या डिनोट करता है, पर सब्जेक्ट कितने मार्क्स मिले आपको, एवरेज 85। भले हो आपको एक सब्जेक्ट में 100 रहे, एक में 92 रहे, एक में 60 रहे, लेकिन एवरेज बेस्ट ऑफ 5, स्कूल वाली बात, जो खराब था वो साइड में होगा, इसलिए बेस्ट ऑफ 5, 5 बेस्ट को लिया गया, 12 में ऐसे कुछ नहीं है, 6 के 6 को डिवाइड किया जाएगा और लगा देंगे। लेकिन मुद्दा क्या है, पर क्या बोला, यूनिट, it calculated by dividing total cost by what, total quantity of the production। फिर फॉर्मूला बता देना, टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू व्हाट मालिक, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय व्हाट, टोटल क्वांटिटी, और कुछ नहीं, टीसी अपॉन टीक्यू, तो उन्होंने फुल फॉर्म दे दी, एसी का एवरेज कॉस्ट, टीसी का टोटल कॉस्ट, और टीक्यू का क्या, टोटल क्वांटिटी। ये सवाल कभी कभी ना ओके स्टडी बेस में डाल देते हो, टेबल बेस, और इतने फालतू होते, बच्चे बोलते कि आमिर तो केलस नहीं तो हमारा तो आएगा नहीं। भाई कितना सिंपल है, क्या पूछते देखो, if total cost of production of 40 units of commodity कितना 800, then what is average cost। सर ये सवाल आता है आपको पेपर में, और आपको फॉर्मूला लिखना होता है कि एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी। इसमें मेरा टोटल कॉस्ट कितना दिया हुआ है 800, डिवाइडेड बाय क्वांटिटी कितना है 40, खत्म हो गया, खत्म। तो यहाँ पे आंसर हो गया 20 पर यूनिट एंड डन। इतना सिंपल केस स्टडी बेस आता है, लेकिन क्यों एवरेज कॉस्ट बच्चे बोलते हो फॉर्मूला बेस, अरे फॉर्मूला क्या, सिंपल सी तो बात है, ऐसी चीजें आती है, सिर्फ पढ़ाई करो चीजें आराम से खत्म होगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट बताने से पहले मैं आपको उस चीज पे लेके जाऊंगा जो ऑलरेडी आपको आता है, और आपको आ रहा है वो चीज आप करोगे तो मार्जिनल कॉस्ट इजीली खत्म करोगे। आपको क्या आ रहा था पहले में, रिवीजन ऐसे समझना, यूटिलिटी चैप्टर किया ही होगा सबने कभी तो, बोलो यस और नो, यस। और अगर यूटिलिटी किया था तो वहां पे हमने देखा था कि आपका टोटल यूटिलिटी और एमयू का आपने वो टेबल पढ़ा था, ठीक है। और एमयू मेरे हिसाब से ऐसे कुछ तो था 10, 8, 6, 4, 2, 0 और -2, बट फिर टीयू क्या था, इसका एडिशन कर लो, 10 और 8 कितना 18, 18 और 6 24, 28 इंटू 30 रहेगा, ये कितना रहेगा 28, और ये तो यूनिट रखता हूँ, 1 2 3 4 5 6 और क्या 7, ये 7 यूनिट लिख दिया मैंने। अब आपको एक बात बताता हूं, ध्यान से सुनना, ये कौन सा यूटिलिटी है बेटा, मार्जिनल यूटिलिटी। ये कौन सा यूटिलिटी था, टोटल यूटिलिटी। ये तो आपको दिख रहे हो कि जैसे जैसे एडिशनल यूनिट आप कंज्यूम करते हो वैसे वैसे एमयू क्या क्या होते जाता है, कम कम होते जाता है, ये आपको सबको पता है। बट इसका एक फॉर्मूला है, कैसा फॉर्मूला था पता है आपको, कि चलो मेरे को ये आंसर निकालना है, ये 8 यहां पे कैसे आया 8, आपने नहीं सेटिस्फेक्शन, ये 8 कैसे आया, यस, ये 8 ऐसे आया फॉर्मूला वाइज, अगर मैं देखूं तो 18 माइनस 10। अब ये चीज को समझे क्या सर, 18 मतलब सेकेंड यूनिट पे टोटल यूटिलिटी कितना था 18,
माइनस प्रीवियस यूनिट पे टीयू कितना था 10, तो 18 माइनस 10 आपका आंसर कितना आया मालिक 8। अब ये 6 आंसर कैसे आया, मतलब फॉर्मूला बेसी बात है ना सर, तो 6 आंसर कैसे आया। आप लोग देखो कि थर्ड यूनिट पे टीयू कितना है 24 माइनस प्रीवियस यूनिट पे टीयू कितना है 18, तो 24 माइनस 18 आंसर क्या आ गया 6। सर ये वाला आंसर 4 और 2 मुझे लाना है सर, कैसे आएगा। सबसे पहले तो सेम फॉर्मूला सर, टी यू एन मतलब क्या, फोर्थ यूनिट का जो भी टोटल यूटिलिटी था कितना था, फोर्थ यूनिट का टोटल यूटिलिटी में था 28 माइनस क्या टी यू एन माइनस 1, ऐसा फॉर्मूला है। एन मतलब क्या था सर, यहाँ पे बताना, तो कौन सी यूनिट का टी यू देख रहा था मैं 4, 4 माइनस 1 क्या होता 3, मतलब इनडायरेक्टली ये लोग अपने को एड़े में निकाल रहे, ऐसे ही बोला ना प्रीवियस यूनिट में से माइनस करो, ऐसे बोल देते तो भी चलता। तो ये सर 4 माइनस 1, तो यहाँ पे आंसर क्या आता 3 आता ना, 4 माइनस 1, तो टीयू 4 कितना था 28, टीयू 3 कितना है 24, तो 28 माइनस 24 कितना आंसर आएगा 4। लेकिन फॉर्मूला क्या था टीयू एन माइनस टीयू एन माइनस 1, यस और नो। चलो यहां पे बताओ कितना आंसर आएगा 30 माइनस क्या 28 2, 6 पे कितना आंसर आएगा 30 माइनस 30 0, और यहां पे क्या आंसर आएगा 28 माइनस 30, तो बड़े का साइन कैरी ऑन होगा -2। अगर ये रिवीजन आपका हो गया टोटल, मतलब चैप्टर 2 का रिवीजन हो गया मालिक, यहां पे सिर्फ मैं एक काम करता हूं, टीयू की जगह में लिखता हूं टोटल कॉस्ट, और यहां पे लिखता हूं मार्जिनल कॉस्ट। क्या फॉर्मूला सेम है सर, मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होना चाहिए फिर, टोटल कॉस्ट एन माइनस क्या टोटल कॉस्ट एन माइनस 1, ये फॉर्मूला होना चाहिए मार्जिनल कॉस्ट का। देखते हैं क्या सीन है। मार्जिनल कॉस्ट एन इज इक्वल टू क्या, मतलब मार्जिनल कॉस्ट एन माइनस, सॉरी टोटल कॉस्ट एन माइनस क्या टोटल कॉस्ट एन माइनस 1, सिंपल सी बात थी, वही लिखा ना मैंने यहाँ पे, देख लो। यस सर, टोटल कॉस्ट एन माइनस क्या टोटल कॉस्ट एन माइनस 1। ये बच्चों को नहीं समझ आते, रटते हैं, अरे मत करो, लर्निंग मत करो। मार्जिनल का मतलब क्या था, एडिशनल यूटिलिटी, यूटिलिटी में पढ़ा था। कॉस्ट का क्या होगा, एडिशनल कॉस्ट, एक्स्ट्रा प्रोडक्शन बनने के बाद कितना एक्स्ट्रा कॉस्ट लगा। और आप लैंग्वेज भी पढ़ लो यहाँ पे, सी marginal cost is the additional made to cost by producing what, one more extra output, और MCN is equal to TCN minus what, TCN minus 1। MC का फुल फॉर्म, N मतलब क्या, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, MCN मतलब मार्जिनल कॉस्ट ऑफ nth यूनिट, TCN मतलब टोटल कॉस्ट ऑफ nth यूनिट, एंड TCN minus 1 मतलब टोटल कॉस्ट ऑफ व्हाट प्रीवियस यूनिट। खत्म हो गया सर, इतना फुल फॉर्म लिखो, आपका मार्जिनल कॉस्ट भी। अब इसमें ना बच्चों को एवरेज कॉस्ट आ जाता है, इधर बच्चे बोलते सर हमको ये केस स्टडी में नहीं आता, कितना सिंपल था देखो। इफ प्रीवियस टोटल कॉस्ट ऑफ फोर्थ यूनिट इफ 200 एंड टोटल कॉस्ट प्रोड्यूसिंग फिफ्थ यूनिट इज 250, देन व्हाट इज मार्जिनल कॉस्ट। आप लोग एक काम कीजिए, फोर्थ यूनिट का टोटल कॉस्ट कितना था 200, फिफ्थ यूनिट का टोटल कॉस्ट कितना है 250, टेबल में निकाल दीजिए। और आपको क्या पूछा है, मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा फिफ्थ यूनिट पे, कैसे निकालोगे सर, 250 माइनस 200, टोटल कॉस्ट एट दिस यूनिट माइनस टोटल कॉस्ट एट प्रीवियस यूनिट, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 50। हो गए आपके सर, वो पूरे मार्क्स बन गए आपका मार्जिनल कॉस्ट भी। तो 3 कंसेप्ट हमने अभी किए सर। पढ़ाई को टाइम आपको लगेगा सर, लेकिन मार्क्स तभी मिलेंगे सर, ऐसे फुकट में मिलना होता तो हर बच्चा एक दिन पहले पढ़ के जाता ना। लोग बोलते हैं, तुम्हारे दोस्त बोलेंगे अरे एक दिन पहले पढ़ लेंगे, भाई एक दिन पहले तुमको अभी पता नहीं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम तुमने दिया नहीं है। चीज ये है कि तुमको समझेगा, तुमको जो कॉन्फिडेंस है एक दिन पहले कब होता है, जब तुम ये एक महीना तो भी एटलीस्ट रोज 6-7 घंटे पढ़ोगे, वो होगा बहुत अच्छे से होगा। लेकिन तुम वो एक दिन में बहुत बार प्रेशर में ही चला जाता है, साला कि क्या कुछ नहीं आता है या मैं क्या करूं, पढ़ लिया है तो कुछ रिवीजन रहेगा सॉर्ट ऑफ, एक दिन में सब गेम होते हैं, लेकिन कब, जब पहले भी थोड़ा बहुत पढ़ा है। तो अब हमने देखा कि कॉस्ट कंसेप्ट जो आपका इस चैप्टर का सबसे डिफिकल्ट माना जाता है, हमने देखा क्या बेटा, टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या था, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। फिर हमने क्या देखा, वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या था,
टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी। फिर हमने देखा क्या, मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या था, टोटल कॉस्ट एन माइनस टोटल कॉस्ट एन माइनस 1। डन, खत्म। एक एक एग्जांपल उन्होंने दिया, आपको अगर चाहिए तो ये लिख देना, बात खत्म हो जाती। और अगर ये समझ गया सर तो बाकी कुछ नहीं, आपका रेवेन्यू कंसेप्ट सिर्फ मैं आपको डेमो देता हूं अभी। टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला सिर्फ ये है, मैं आपको बता दूं, सी पे अटेंशन। मेरे एक कोर्स का प्राइस 1000 रुपए था, और अगर मैंने 25 कोर्स सेल किए तो टोटल कितना अर्निंग हो गया मेरा, 25,000। तो ये मेरा टोटल क्या हो गया बेटा, रेवेन्यू। अगर मैंने यही 100 कोर्स सेल किए तो मेरा रेवेन्यू कितना हो जाएगा, 1,00,000 रुपया। तो आप क्या कर रहे हो, टोटल रेवेन्यू कैसे निकाल रहे हो, उस कोर्स का प्राइस इनटू कितने क्वांटिटी मैंने क्या किए, सेल किए। तो टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या था, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। बट टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या है, प्राइस इनटू क्वांटिटी। ये इंपॉर्टेंट है सर और मैडम, पे अटेंशन। टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला था टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस, लेकिन टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला है प्राइस इनटू। अब यहां पे देखिए इस चीज को, बाकी कुछ नहीं था सर, एकदम नॉर्मली था। टोटल रेवेन्यू क्या है, टोटल रेवेन्यू इज द टोटल सेल प्रोसीड ऑफ फर्म बाय सेलिंग कमोडिटी एट गिवन प्राइस, इट इज द टोटल इनकम ऑफ फर्म। टोटल रेवेन्यू कैलकुलेटेड एज फॉलो। कैसे बेटा, ये रहा फॉर्मूला, प्राइस इनटू व्हाट, क्वांटिटी। और तुमको 2 मार्क्स के लिए और एक चीज दी जाएगी, क्या, फॉर एग्जाम्पल, इफ फर्म सेल 15 यूनिट ऑफ कमोडिटी एट 200 पर यूनिट, टीआर इज कैलकुलेटेड। करो, कैसे कैलकुलेट करोगे टोटल रेवेन्यू, कुछ नहीं, 15 इंटू 200, तुम्हारा कितना आ जाएगा, 3000। बाकी एवरेज रेवेन्यू का सेम है। कैसे एवरेज रेवेन्यू का, टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्या मालिक, टोटल क्वांटिटी, खत्म हो जाएगा। जैसे टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्या था, क्वांटिटी था ना, वैसे ही था कि यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू कैसा आएगा, टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय व्हाट, आपका टोटल क्वांटिटी, एंड दैट्स ऑल। ये देखो, इफ टोटल रेवेन्यू 15 यूनिट इज 3000, देन एवरेज रेवेन्यू क्या रहेगा, तो आपका टोटल रेवेन्यू कितना था, 3000 डिवाइडेड बाय कितने यूनिट बेचे, 15, तो एवरेज रेवेन्यू कितना हो जाएगा, 200। तो एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला समझा, क्या था एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला, टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी। व्हाट इज मार्जिनल रेवेन्यू, पूरा सेम है सर, सिर्फ एमसी की जगह क्या आ जाएगा, एमआर इज इक्वल टू टीआर एन माइनस टीआर एन माइनस 1। तो कोई दिक्कत नहीं, सेम था सर। मार्जिनल रेवेन्यू भी वही चीज है, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू, मार्जिनल रेवेन्यू एट एन यूनिट इज इक्वल टू टी आर टोटल रेवेन्यू एन दैट पर्टिकुलर यूनिट माइनस टोटल रेवेन्यू एन माइनस 1, मतलब प्रीवियस यूनिट, खत्म। और वही चीज था। अब ये वाला एग्जांपल देखिए, if previous total revenue from the 20 table कितना था बेटा, 4000, and then from the sale of 21 table is 4200। तो आप पहले ऐसे लिख लेना कि 20 टेबल जब बेचे थे तो कितना रेवेन्यू हुआ था, 4000, और 21वां टेबल बेचा तो कितना रेवेन्यू हो गया, 4200। ये टोटल रेवेन्यू है। तो फिर बताओ कि आपका मार्जिनल रेवेन्यू कितना रहेगा, कुछ नहीं करना था, 4200 माइनस 4000, तो मार्जिनल रेवेन्यू पर टेबल कितना आ गया, 200, एंड दैट्स ऑल। तुम्हारा ये वाला टेबल खत्म, लास्ट कंसेप्ट है। तो सर कंसेप्ट क्या था मालिक, यहाँ पे देखो लास्ट टाइम रिवीजन दे रहा हूं मैं कि आपका 2 कंसेप्ट था। एक कंसेप्ट क्या था, कॉस्ट, और एक कंसेप्ट किसका था, रेवेन्यू। कॉस्ट में कितने कॉस्ट थे सर, 3। एक था टोटल कॉस्ट, एक था एवरेज कॉस्ट, और एक क्या था, मार्जिनल कॉस्ट। रेवेन्यू में कितने थे, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, और क्या, मार्जिनल रेवेन्यू। अच्छा, फॉर्मूला मुझे बताना, टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी। मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट एन माइनस टोटल कॉस्ट एन माइनस 1, खत्म। ओके, व्हाट इज टोटल रेवेन्यू, प्राइस इनटू क्वांटिटी, खत्म। एवरेज रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी। मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू एन माइनस
टोटल रेवेन्यू एंड -1। और ये जो दो चीजें ना बेटा, इन दो चीजों पे एमसीक्यूज भी आता है कि इसका फॉर्मूला क्या है करके, ये और एकदम सिंपल चीज थी लेकिन बच्चे नहीं कर पाते। खत्म हो गया सर। इस चार्ट का आप लोग अगर देखोगे, मतलब अभी तक आप लोगों को अगर मैं बताऊं तो ये जो चार्ट है उसमें अगर आपको पूछ पूछ के ये वाला कंसेप्ट ना, क्योंकि लास्ट है तो बच्चे ना इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि जब भी पढ़ाई करते हमारा हमारा आदत होता है कि हम सीधे पढ़ते हैं, इंट्रो करेंगे, फिर स्टॉक कंसेप्ट करेंगे, फिर सप्लाई, मार्केट शेड्यूल, इंडिविजुअल शेड्यूल, डिटर्मिनेंट्स, लॉ ऑफ सप्लाई, और जाते जाते बोर हो जाते हैं, फिर बोलते हैं यार जान दो अभी नहीं पढ़ना है, और कॉस्ट तक जाते जाते अपनी एनर्जी ऐसे भी डाउन हो जाती है, हम बोलते बाद में कर लेंगे, और ये कॉस्ट रह जाता था हमेशा। सिंपल था मालिक, समझ गया? आपको दो कॉस्ट समझे, क्या आपका टोटल कॉस्ट में तीन कंसेप्ट है, टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, और रेवेन्यू के तीन कंसेप्ट, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू। ऑलरेडी चेंज इन सप्लाई, वेरिएशन इन सप्लाई मैंने बता दिया कि क्या सिर्फ प्राइस की वजह से अगर बदलाव आए तो उसे क्या कहेंगे, वेरिएशन, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। अदर देन प्राइस की वजह से जो चेंज है उसे क्या कहा जाएगा, इंक्रीज और डिक्रीज, चेंज इन सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई करोगे लेकिन उससे पहले क्या कर लेना, डिटर्मिनेंट्स। इंट्रो, स्टेटमेंट, शेड्यूल और ग्राफ सिंपल है, अजम्पशन सिर्फ डिटर्मिनेंट्स के आगे क्या वर्ड लगाना है, नो चेंज, नो चेंज इन टेक्नोलॉजी, नो चेंज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बस वही चीज है, नो चेंज इन टैक्सेशन पॉलिसी, खत्म हो जाएगा तुम्हारा, राइट। तो इकोनॉमिक्स का ये वाला जो चार्ट था, ये आपका सबसे बड़ा मेमोरी मैप, जो आप लोगों को 10 मार्क का चैप्टर क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे। एप्लीकेशन पे पूरा का पूरा लेक्चर इन डिटेल, मतलब हर एक चीज टेक्स्ट बुक में से अंडरलाइन करके, जो तुमको ये दिखाया ना अभी मैंने, ये वाले सारे डिटर्मिनेंट्स के जो चार्ट, ये सब आपको एप्लीकेशन में ऐसे दिखा दिखा के ही पढ़ाया हुआ है। ये फ्यूचर एक्सपेक्टेशन की बात थी कि अगर आपको लगा कि सेलर को लगा कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगी तो अभी क्या करेगा, ज्यादा सेल नहीं करेगा, वो रुक जाएगा और वो बोलेगा कि मैं फ्यूचर में सेल करूंगा करके। समझ में आ रहा है? तो ये सारी बातें एक बार आप लोग अपने टेक्स्ट बुक, अपने ऐप में से देखिए और खत्म कीजिए, ठीक है एवरीवन। सो इको का सेशन अभी यहाँ पे होता है समाप्त, यहाँ पे हम लोग अभी रुकते हैं।